नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री साइड एचपी एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को लेकर। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत टाइम तक सक्सेसफुल रही है। सो इट हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड जो चीजें वीबीटी ने नहीं एक्सप्लेन की। वीबीटी के ड्रॉबैक्स थे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड मैग्नेटिज्म ऑफ कंपाउंड्स. It could not explain the stability of compounds. ठीक है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी से मैं ये कहूंगी कि काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया. Third thing which VBT could not explain is why some ligands are strong field and why some ligands are weak field. तो इसका कॉन्सेप्ट वो बता ही नहीं पाया कि ऐसा क्यों है. ठीक है, तो ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए we have another theory which is crystal field theory. तो crystal field theory में हम सबसे पहले पढ़ेंगे splitting, उसके बाद पढ़ेंगे crystal field stabilization energy and then John Taylor distortion of its spinels. तो फटाफट से शुरू करते हैं. पहले we will study the main postulates of CFT basically. तो ये जो सारे पॉइंट्स है you can take the screenshot and write it down. I will just briefly explain what it says. All right. So crystal field theory basically इसमें बॉन्डिंग का डिफरेंस आ जाता है सबसे बड़ा. वीबीटी हमें कहती थी, वीबीटी बोलती थी कि जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, वहां पे लिगेंड्स जो हैं वो डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल ऑर्बिटल्स में. ठीक है, बट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कहती है कि मेटल और लिगेंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जहां पे लिगेंड्स को कहा जाता है पॉइंट चार्जेस और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है. ठीक है, क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड. अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके पास कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, अगर फ्री आपके पास मेटल है, तो उसके पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे? इक्वल एनर्जी में होंगे. वो क्या होंगे? डीजनरेट होंगे. एज सुन एज लिगेंड अप्रोच करते हैं तो वहां पे डी इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो लिगेंड जो कि पॉइंट चार्जेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. एंड इफ द फील्ड इज अनसिमेट्रिकल, जो कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में होती है, तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं. अच्छा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल जब होगी, बोलने का मतलब ये क्या है? ये बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन है. ऐसी सिचुएशन जहां पे हर तरीके से हर डायरेक्शन से आपके लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. लाइक आप फुटबॉल की तरह मान सकते हैं. ठीक है, फुटबॉल में जैसे मतलब फुटबॉल की जितना भी स्पेस है ना, बाहर से वहां से हर जगह से लिगेंड अप्रोच कर रहा है और मेटल जो है फुटबॉल के अंदर बैठा हुआ है. ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने सारे लिगेंड आपके अप्रोच करें. तो ये एक आइडियल केस ही बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल केस क्या हुआ? जब जहां पे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड होती है, वहां पे क्या होगा? डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगा और स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल्स की. वो डीजनरेट नहीं रहेंगे. जो वेलेस बॉर्ड थ्योरी में डीजनरेट रहते थे, नो, देयर इज नो डीजनरेसी. ठीक है, तो क्या होगा जब स्प्लिट होंगे? तो कुछ ऑर्बिटल्स आपके हायर एनर्जी में चले जाएंगे और उस ताकि जो अगर कुछ ऑर्बिटल हायर एनर्जी में चले गए, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स तो ओवरऑल हायर एनर्जी में हो गया. पर हमको वैसा नहीं करना है. तो कॉम्प्लेक्स क्या करता है? फिर बाकी के जो ऑर्बिटल है उनको स्टेबलाइज कर देता है उतनी ही एनर्जी से, सो दैट ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या रहे? सेम एनर्जी में रहे. ठीक है, देर इज नो एनर्जी डिफरेंस, नो एनर्जी डिफरेंस. ठीक है, हर चीज अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ही रखती है. अगर उसके साथ कोई छेड़खानी ना करो तो वो चाहेगी कि अगर थोड़ी बहुत हुई भी है छेड़खानी तो आई विल कंपनसेट दैट. ऑलराइट, नाउ द स्प्लिटिंग, जो ये स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, जो एनर्जी डिफरेंस जो बनता है, जो ऑर्बिटल्स हमारे स्टेबलाइज हुए हैं और जो डिस्टेबलाइज हुए हैं, इस तरह से जो डिस्टेबलाइज हुए हैं
और जो स्टेबलाइज हुए हैं, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, उस लिगेंड को कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर जो कम होगा तो उसको कहेंगे हम वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो जैसे कि साइनाइड नेगेटिव है, इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड देन फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोरीन से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो, ये है हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स। आप देख सकते हैं कि ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, इनकी दे ऑल 3 हैव सेम सिमिलर थिंग, कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस येलो पार्ट इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दैट ऑर्बिटल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इन बिटवीन एक्सिस है। और अगर आप बाकी दो की बात करें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट इज ऑन द एक्सिस, जिसकी वजह से हमारे पास स्प्लिटिंग में चेंज आता है। ठीक है, तो जब स्प्लिटिंग होती है तो ये तीनों डीजनरेट रहते हैं और ये दोनों आपस में डीजनरेट रहते हैं। तो अगर अब हम स्प्लिटिंग के बारे में देखते हैं, ये दो चीजों के बारे में हम कंपेयर करेंगे। एक हम कंपेयर करेंगे ऑक्टाहेड्रल और दूसरा कंपेयर करेंगे टेट्राहेड्रल। तो अगर बात करूं मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा कि लिगेंड किस तरह से अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव दिस एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड। इसका नेगेटिव पार्ट भी आप बना सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये है हमारे पास एक्सिस, यहाँ पर भी बना देते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेटल है, ये ओरिजिन पे अगर हम रखें, यहाँ पे दिस इज द मेटल। अब लिगेंड जो पॉइंट चार्जेस हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ऑन द एक्सिस। तो क्या होगा, तो जो नीचे के दो ऑर्बिटल्स थे पीछे वाली स्लाइड में, वो क्या कर जाएंगे, वो रिपेल हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो लोब्स हैं ऑर्बिटल के, वो क्या करेंगे, वो रिपल्शन फील करेंगे, सो दे विल गो हाई इन एनर्जी। तो इस तरह से स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, ये अलोंग द एक्सिस वाले हैं, ये बेरी सेंटर है, दिस इज बेरी सेंटर। बेरी सेंटर मतलब जहां पे स्प्लिटिंग नहीं हुई है, नो स्प्लिटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बेरी सेंटर। जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, जहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है कॉम्प्लेक्स में, है ना, तो ये है बेरी सेंटर। अच्छा, जब ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड आएगी तो बेरी सेंटर से ये दो लिगेंड रिपेल होके ऊपर चले जाएंगे, और उसको कंपनसेट करने के लिए जो बाकी के 3 लिगेंड है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इस पूरे एनर्जी को हम कहेंगे डेल्टा नॉट, इस पूरे एनर्जी डिफरेंस को कहेंगे डेल्टा नॉट। और बेरी सेंटर से ऊपर का डिस्टेंस जो कि डिस्टेबलाइज हुआ है, दिस इज बेसिकली 3/5 डेल्टा नॉट, और ये जो वैल्यू है वो है 2/5 डेल्टा नॉट। ये सबको पता है। नेक्स्ट, अगर हम टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करें, और मेटल अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन पे रखती हूँ, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या है कि बेसिकली जो लिगेंड अप्रोच करते हैं, वो टेट्राहेड्रन के एक्सिस में मतलब अप्रोच करते हैं। किस तरह से, कि अगर देखिए फॉर एग्जांपल, ये क्यूब है,
ठीक है, क्यूब के सेंटर में है ये मेटल एटम, दिस इज इन द सेंटर ऑफ मेटल एटम। तो अगर ये मेरे पास these are the corners from where ligand will approach, ये बैक साइड है इस ligand की, ठीक है। तो यहां से ligand अप्रोच करते हैं चार डायरेक्शन से। इन चार डायरेक्शन से अप्रोच करने पे क्या है कि जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस हैं, क्योंकि इन बिटवीन एक्सिस तो नहीं अप्रोच कर रहे, है ना, ये इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो जो भी जो भी लिगेंड्स इन बिटवीन एक्सिस होंगे वो जो ऑर्बिटल्स सॉरी इन बिटवीन एक्सिस होंगे वो रिपल्शन फील करेंगे और वही डिस्टेबलाइज होंगे, और दूसरे बाकी के जो लिगेंड बचे वो क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 3/5 डेल्टा टी, और यहाँ पे ये हो जाएगी 2/5 डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल के केस में, ठीक है। और एक और चीज कि यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स हैं, तीन ऑर्बिटल्स, यहाँ पे इनका नाम दिया गया है T2G फ्रॉम ग्रुप थ्योरी, क्योंकि ये तीनों डिजनरेट है सिमेट्रिकली, कुछ सिमेट्रिकली इनकी सिमेट्रीज इनकी सेम है, तो इनका नाम दिया गया है तीनों को मिला के T2G ऑर्बिटल्स, और ये होते हैं हमारे EG ऑर्बिटल्स। G फॉर जेरेड, G मतलब जेरेड, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है जो कि ऑक्टाहेड्रल के केस में होती है तो हम G का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस केस में टेट्राहेड्रल में नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनको E और T2 से ही सिर्फ डिनोट किया जाता है। एक और चीज, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है, डेल्टा O इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4/9 डेल्टा T, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगला, ये तो थी आपकी स्प्लिटिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर जो हमने पीछे पढ़ा था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के ऊपर ये किस तरह से डिपेंड करता है वो देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड डेल्टा इंक्रीजेस, it increases with increasing ionic charge on metal, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल रुथेनियम का एक कंपाउंड है RuH2O6 होल 2 पॉजिटिव, इसमें डेल्टा O की वैल्यू है 19, ये हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से देखते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन से भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको देखने के लिए। डेल्टा नॉट की वैल्यू बात कर रही हूँ मैं, इसको कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके हैं। अच्छा, रुथेनियम 2+ का ये है, तो वहीं पे अगर हम बात करें रुथेनियम 3+ के केस में, सेम लिगेंड सेम मेटल, अगर हम बात करें 3+ के केस में, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू हो जाती है, बढ़ जाएगी यहाँ पे, दैट इज 28600 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, आयनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का किस तरह का नेचर है? नेचर मतलब जैसे कि अगर हम 3D ट्रांजिशन की बात करें, 4D ट्रांजिशन की बात करें और 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, तो अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा, डेल्टा इंक्रीज होगा,
ऐसा क्यों है? क्योंकि नीचे जाने पे क्या होता है कि ऑर्बिटल साइज इंक्रीज होता है। ये nth वैल्यू जो है, जैसे ये थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये फिफ्थ है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो फ्रॉम क्वांटम केमिस्ट्री वी नो कि अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि क्या, कि ऑर्बिटल का साइज ज्यादा हो रहा है, ऑर्बिटल का साइज भी ज्यादा हो रहा है। तो उसके ज्यादा होने से क्या होगा कि डिफ्यूज्ड, मोर डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स वी हैव, और उसकी वजह से उनको पेयरिंग करने में इजी हो जाएगा। तो लेस पेयरिंग एनर्जी हमें चाहिए होती है इसमें, इजीली पेयर अप हो जाते हैं। तो इजीली पेयर अप होने की वजह से भी डेल्टा की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये भी एक रीजन है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब पेयरिंग ज्यादा होने लगती है और डेल्टा की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, बट पेयरिंग की वैल्यू कम हो जाती है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमें ज्यादा मिलते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए सेम कॉम्प्लेक्स में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 4D और 5D दे आर ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कुछ ही केस होंगे जहां पे 4D हाई स्पिन देता होगा, बट मैक्सिमम टाइम्स मोस्टली जहां पे भी आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा 4D और 5D ट्रांजिशन मेटल्स आपके लो स्पिन ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ज्योमेट्री के ऊपर। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स हैं और टेट्राहेड्रल में 4 ही लिगेंड्स हैं। तो जितने ज्यादा लिगेंड्स होंगे उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि उतनी ज्यादा रिपल्शन फील होगी ना डी ऑर्बिटल्स को, तो उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। तो इसीलिए अगर पीछे मैंने आपको शायद गलत लिखवा दिया था, तो ये आप देख लें कि डेल्टा टी की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। क्योंकि डेल्टा नॉट बड़ी है वैल्यू, है ना, तो इसको हमें किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डेल्टा टी की वैल्यू निकले। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये तो सबको पता ही है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी। वैसे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर लिखानी है तो आई विल राइट इट डाउन, बट अगर आपको ओवर जनरल अगर आपको देखना है तो जनरली क्या है कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले आते हैं हेलाइड्स, फिर आते हैं ओडोनर्स, ठीक है, जो ऑक्सीजन अगर बॉन्ड कर रहा है, फिर आते हैं नाइट्रोजन डोनर्स, और फिर आएंगे कार्बन डोनर्स, कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका ओवर जनरल व्यू मैंने बता दिया। इसमें बीच बीच में आप देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल सीरीज तो आपको मिल ही जाएगी, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहला जो लिगेंड में आता है वो आता है आयोडीन ब्रो। तो ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ पे मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया है क्योंकि इस तरह से लर्न करना ज्यादा इजी रहता है। पहले आता है आपका हैलाइड, ठीक है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन डोनर्स, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डोनर्स, और उसके बाद कार्बन डोनर्स। ठीक है, हैलाइड में सबसे पहले आएगा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। बीच में आ जाएगा आपका HCN- और N3-, सिर्फ ये दो आपके एक्सेप्शन है यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो यूरिया, OH-, ऑक्सीलेट, O2- और वाटर, ये चारों याद रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे NCS से स्टार्ट होगा। अमोनिया और पिरिडीन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फिर इथाइलिन, फिर इथाइलिन डायमीन, फिर उसके बाद बाइपिरिडीन, फिनाइल और NO2। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में NO2 हाईएस्ट है। फिर उसके बाद फिर कार्बन के केस में तो पता ही है आपको। ठीक है, सो दिस इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपको लर्न करनी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम CFSC भी कहते हैं, ये कैलकुलेट करना इजी हो जाता है जब आपको पता हो कि पेयरिंग किसमें होगी और किसमें नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए पीछे मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, जो मैंने आपको बताया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर को जो है क्या करती है, अफेक्ट करती है। वो किस तरह से अफेक्ट करती है वो हम एक जनरल ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास आता है मैंगनीज 2+, फिर उसके बाद मतलब मैंगनीज 2+ में सबसे कम स्प्लिटिंग होगी, उसके बाद स्प्लिटिंग होगी निकल 2+ में, उसके बाद स्प्लिटिंग होगी कोबाल्ट 2+, फिर आता है आयरन 2+। ठीक है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आता है वेनेडियम 2+। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाला ट्रेंड फॉलो करेगा, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में करेगा कोबाल्ट 3+, देन सॉरी सबसे पहले आएगा आयरन 3+, फिर आएगा कोबाल्ट 3+, फिर आएगा मोलिब्डेनम 3+। ठीक है, फिर आएगा RH3+, फिर आएगा Ru3+, फिर हम +4 में जाएंगे तो पैलेडियम 4+, उसके बाद यहाँ पे इरिडियम 3+ आ जाता है। इरिडियम 3+ 5D ट्रांजिशन मेटल है, तो 3+ भी काफी ज्यादा होता है इसके लिए। ठीक है, वैसे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बट ये आपको कंफर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज है। ये मैंने इस ऑर्डर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि +2 पहले, फिर +3, फिर +4। हालांकि ये पूरा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगी जो आया था आपके, मुझे किसी एग्जाम में आया था, और वहां पे मुझे याद है कि मैं भी ये क्वेश्चन गलत करके आई थी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहूंगी। कोबाल्ट का ये क्वेश्चन था। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए थे और पूछा था कि इसमें हाई स्पिन कौन सा है और लो स्पिन कौन सा है। दोनों ही कोबाल्ट के थे, कोबाल्ट F6 3- और कोबाल्ट H2O 3+। ठीक है, ये दोनों 3D, कोबाल्ट क्या है, 3D ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो 3D ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, यूजुअली हाई स्पिन होते हैं जब तक आपके लिगेंड क्या है, वीक फील्ड है। वाटर और फ्लोरीन, वाटर और फ्लोरीन दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है ना। ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, दे विल नॉट कॉज एनी पेयरिंग ऑफ एनर्जी। बट इट इज सरप्राइजिंग कि फ्लोराइड के केस में तो ठीक है, इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पे इस केस में कोबाल्ट 3+ क्या होता है, D7 कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, D7 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो D7 कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं वाटर को वीक फील्ड मानूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 6 7 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा है नहीं। कोबाल्ट H2O के केस में, कोबाल्ट 3+ के केस में, जो मैंने आपको इस सीरीज में बताया, उसकी स्प्लिटिंग वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो वाटर हो या उसके पहले वाला कोई भी लिगेंड हो। ठीक है, फ्लोरीन के पहले वाला लिगेंड कोई भी हो, वाटर के मतलब वाटर से पहले वाले जो लिगेंड्स होंगे वो जितने भी होंगे, ये सारे, सॉरी वाटर और वाटर के बाद वाले लिगेंड जो होंगे कोबाल्ट 3+ में, वो देंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या देंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से कि 1 2 3 4 5 6, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, नॉट 3। तो ये जो
कॉन्फ़िगरेशन थी ये गलत है, ये वाली सही है। ठीक है, तो कोबाल्ट 3+ इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग दे देता है, अपने आप में ही इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग दे देगा कि वाटर और वाटर के बाद वाले जितने भी लिगेंड्स हैं जो कि वीक माने जाते हैं, वाटर लिगेंड जो कि वीक माना जाता है, वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो सिर्फ फ्लोराइड और फ्लोराइड के नीचे वाले लिगेंड्स जो होंगे ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बेसिकली जो हैलाइड्स, हैलाइड्स के साथ सिर्फ कोबाल्ट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, बाकी के साथ ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज में अगर आप देखें, 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D मेटल सीरीज, 3D रो में देखें, ठीक है, इसमें सिर्फ कोबाल्ट 3+ ही है जो वाटर के साथ क्या बनाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये काम आएगा स्पाइनल्स में। ठीक है, वो जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगा। ठीक है, स्पाइनल्स के केसेस में भी आएगा, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी में भी याद है। ठीक, हाइड्रेशन एनर्जी। चलिए अगला, हाँ तो हम पढ़ रहे थे सीएफएस को, तो सीएफएससी पढ़नी तो क्या, वी विल कैलकुलेट, है ना। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं वी वुड लाइक जो कि हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं COF6 4- के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कोबाल्ट की, 2+ है, दैट मीन्स डी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डी 7 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी। अच्छा, पीछे जो कोबाल्ट 3+ मैंने आपको करवाया वो बेसिकली D6 आएगा, सॉरी, तो आप उसको चेंज कर लें। D6 होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होना था, 1 2 3 4 5 और 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने थे। ठीक है, और लो स्पिन में क्या हो जाना था, लो स्पिन ही बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत थी, और ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, कोबाल्ट 3+ क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, पीछे आप करेक्ट कर लेना इस चीज को। अच्छा, तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में ना, सीएफएस के बारे में। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर आपको इसको कैलकुलेट करनी हो, वी नो दैट देयर इज कोबाल्ट 2+ है, तो कोबाल्ट 2+ में अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हैं, D7 है। ठीक है, D7 कितना है, डी। अब इसमें क्या निकालनी है, हमें सीएफएससी निकालनी है। तो सीएफएससी निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि ये बेरी सेंटर होता है ना, तो यहाँ से नीचे वाला जो हमारे पास होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं 2/5 डेल्टा नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, 5 0 और 5 4 20। ठीक है, और ये वाला जो आएगा ये आएगा 0.6 डेल्टा नॉट। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत इजी है ये तो। इसको क्या करना है, पॉइंट स्टेबलाइजेशन, जो बैरी सेंटर से नीचे होगा उसको हम माइनस में लेके चलेंगे। सो -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये डिस्टेबलाइजेशन है तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, दैट इज 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -2 और प्लस में आएगा 1.2, 1.2 -2 ये क्या रहेंगे, पॉइंट -0.8 इसकी सीएफएससी होगी, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की 0.8 डेल्टा नॉट से ये क्या हुआ है, स्टेबलाइज हुआ। नेगेटिव चार्ज बेसिकली स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, अच्छा, अगली अगर हम कंपाउंड्स में कैलकुलेट करें,
निकल का कंपाउंड है, निकल हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, D8। इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे ये बनाएगा -0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 into 2 electrons. So it is -2.4 plus 1.2 minus 1.2 delta T। ठीक है, this is the stabilization energy, crystal phase stabilization energy। ठीक है, अच्छा अब अगला हम देखते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में जो बेसिकली, इससे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहती थी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है, बट ऐसा करते हैं कि पहले जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल, हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी हम इसके बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में कुछ नहीं है, बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स खुद को जब किसी भी ऐसे डिस्टेबलाइज होने लगता है तो वहां पे वापस से स्टेबिलिटी पाने के लिए जो डिस्टॉर्शन होती है उसको हम कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये ऐसी डिस्टॉर्शन है व्हेन ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कोई भी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है of a non-linear complex is orbitally degenerate, अगर तीनों degenerate इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है and asymmetrically filled, तो complex will distort so as to remove the degeneracy and achieve a lower energy। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अब ये तीनों क्या है, ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। बट एज सुन एज यहाँ पे एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन होता है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी, क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है कि ग्राउंड स्टेट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वी हैव ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि डीजनरेट ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है भाई हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी हैं, इट इज T2G ऑर्बिटल्स। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन। एसिमेट्रिक, अब ये भी डिजेनरेट ऑर्बिटल है और ये भी डिजेनरेट ऑर्बिटल है, दोनों में से कहीं पे भी एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन होगा। बाय एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन वी मीन दैट यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इट इज एसिमेट्रिक, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी एसिमेट्रिक होगा। अगर तीनों T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एसिमेट्रिक नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिक ऑक्यूपेंसी है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे फिल कर दूं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन कर दूं तो भी एसिमेट्रिक रहेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, अब फिर से क्या बन जाएगा, ये सिमेट्रिक बन जाएगा। तो सिमेट्रिक मतलब या तो आपके पास हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, या तो फुल फिल्ड है, उन्हीं केसेस में हम क्या कहेंगे कि इट इज सिमेट्रिक, अदरवाइज देयर इज एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन। तो एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, तो सिमेट्री को हम कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो ऑर्बिटल होगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा और ये जो दो ऑर्बिटल्स होंगे ये ऊपर चले जाएंगे। किस तरह से होगा मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड।
ये है आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसके बाद जब डिस्टॉर्शन होगी तो वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये T2G ऑर्बिटल्स हैं और ये EG ऑर्बिटल है। अगर यहाँ पे एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन होती है तो फर्दर यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। ये तो ऑक्टाहेड्रल के केस में थी, फील्ड के केस में हो जाता है, पर यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी होती है तो दिस इज ड्यू टू सिमेट्रिक, सिमेट्री की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि स्प्लिटिंग हो जाती है, फर्दर स्प्लिटिंग होती है। दिस इज कॉल्ड एज जैन टेलर डिस्टॉर्शन। इट इज बेसिकली अ डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये है हमारे पास dx5 एंड dyz। ये ऑर्बिटल है dz dxy, सॉरी दिस इज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्टॉर्शन हो जाएगी, फर्दर डिस्टॉर्शन जहां पे एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से ही क्यों डिस्टॉर्शन होती है। बेसिकली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो सिर्फ इतना बताती है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ओनली आइडेंटिफाइज सिर्फ डिस्टॉर्शन को ये बताएगी, बट कैन नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट प्रिडिक्ट द प्रेफर्ड डिस्टॉर्शन। दूसरी चीज, डिस्टॉर्शन इज मोर कॉमन, ठीक है। तीसरी चीज, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए डिस्टॉर्शन मैंने आपको बताई कि ये इस तरह से होगी कि दो दो टाइप की डिस्टॉर्शन होती है जॉन टेलर में। एक होती है इलोंगेशन, ठीक है, एक होगी इलोंगेशन जहां पे मेटल जो है वो जो एक्सिस के अराउंड जो लिगेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द मेटल, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये आप लिगेंड्स मान सकते हैं, ये जो चार लिगेंड्स हैं, ये जो चार ऑर्बिटल्स हैं, ये आप माने, ये वैसे तो छह के छह बॉन्ड्स सिमेट्रिक होते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, है ना, सिमेट्रिक होते हैं। बट क्या होगा जनरल डिस्टॉर्शन में, दो चीजें होंगी, या तो
इलोंगेशन होगी और या तो कॉम्प्रेशन होगा। इलोंगेशन के केस में क्या होता है, इलोंगेशन के केस में क्या होता है कि जो जी एक्सिस के राउंड लिगेंड्स हैं, ये वाले डी जी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो जी सॉरी सॉरी नॉट हाँ, जो जी एक्सिस के अराउंड जो लिगेंड्स होंगे, जो जी एक्सिस के पास होंगे, वो इलोंगेट हो जाएंगे। ठीक है, वो दूर चले जाएंगे रिपल्शन की वजह से, क्योंकि क्या होता है कि जी एक्सिस के अराउंड हमारे पास क्या करते हैं, लिगेंड्स अप्रोच करते हैं ज्यादा, है ना, ज्यादातर लिगेंड जी एक्सिस के अराउंड अप्रोच करते हैं। तो इसीलिए अगर जेंटल डिस्टॉर्शन यहाँ हो भी रही है, वहां पे ये क्या करेंगे, इलोंगेट कर जाएंगे, सो दैट मेटल से हमें थोड़ा कम रिपल्शन, मतलब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हमारा कम हो जाए। अगर ये इलोंगेट हो जाएंगे तो ये क्या कर जाएंगे, बाकी के चार क्या कर जाएंगे, कॉम्प्रेस कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर जी आउट हो रहा है तो इलोंगेशन होगी। ठीक है, अच्छा ये तो इलोंगेशन का कॉन्सेप्ट, ये इलोंगेशन के बारे में मैंने आपको बताया। कॉम्प्रेशन में क्या होगा कि ये जो दो लिगेंड्स हैं, ये इनवर्ड मूव करेंगे और बाकी के चार उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा दूर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगी कॉम्प्रेशन। ठीक है, इसको कहेंगे जेड इन। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि इलोंगेशन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए इलोंगेशन जहां पे अगर ये चार जो बॉन्ड्स हैं जो कि हमारे पास कंप्रेस हो रहे हैं, ये ज्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही लिगेंड हमारे पास बाहर जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स से, बट यहाँ पे चार लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो चार का जाना कम फेवरेबल है और दो का जाना ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है, इसीलिए इलोंगेशन हमारे पास कॉमन होता है। हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से ये नहीं बता सकते कि किस तरह का डिस्टॉर्शन हो रहा है, जेड इन डिस्टॉर्शन हो रहा है या जेड आउट डिस्टॉर्शन हो रहा है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। बट जो मोस्टली पाया गया है वो यही पाया गया है कि इलोंगेशन ही होता है। ठीक है, और दूसरी जो चीज है वो ये है कि हाँ, एक और चीज मैंने कहनी थी, हाँ इसी के बारे में कहनी थी कि जैसे कि ईजी, ईजी ऑर्बिटल, अब इलोंगेशन कब होगी, वो तब होगी जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। T2G ऑर्बिटल यहाँ पे सिमेट्रिकली फिल्ड है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये ईजी जो आपके पास यहाँ पे ऑर्बिटल होगा वो सिमेट्रिकली ऑक्यूपाइड नहीं है, तो ये वाला जो होगा यहाँ पे कौन सी डिस्टॉर्शन होगी, यहाँ होगी जेड आउट डिस्टॉर्शन। ठीक है, दैट इज इलोंगेशन, जेड आउट इलोंगेशन, इलोंगेशन होगी यहाँ पे। बट अगर हम टाइटेनियम का केस देखें, तो टाइटेनियम के केस में क्या होता है, टाइटेनियम 2+, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। ठीक है, टाइटेनियम 2+ का जो कंपाउंड है, जो वाटर के साथ उसका रहता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होता है, वो T2G ऑर्बिटल में फिल होता है। ठीक है, टाइटेनियम के केस में T2G ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या होगी कि ना चाहते हुए भी यहाँ पे जो जो डिस्टॉर्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी कॉम्प्रेशन। तो T2G में जो डिस्टॉर्शन होगी, यहाँ पे T2G में एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेशन। तो जैसे इलोंगेशन में जो मैंने आपको पीछे डायग्राम बताया था, उसमें क्या होगा, जो जी एक्सिस के जी, जो जी क्योंकि आउट हो रहा है ना इलोंगेशन में, तो जहां पे जी जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, जैसे सॉरी जी इलोंगेट हो रहा है, जी आउट हो रहा है, तो वो रिपल्शन अपनी कम कर रहा है, तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा जी आउट में। ठीक है, तो जो इलोंग ऊपर एनर्जी में जाएगा वो एक्स एक्सिस वाले जाएंगे ऊपर।
ठीक है, कौन से जाएंगे, एक्स एक्सिस वाले ऊपर जाएंगे और जी एक्सिस वाले का क्या करेंगे, जी एक्सिस वाले नीचे आएंगे। डी जी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे डी जेड एक्स और डी जेड वाई ये नीचे रहेंगे और डी एक्स वाई ऊपर चला जाएगा। दिस इज इलोंगेशन का केस। अगर मैं बात करूं कॉम्प्रेशन की, अगर मैं बात करूं कॉम्प्रेशन की, तो कॉम्प्रेशन में क्या होगा, कॉम्प्रेशन में क्या होगा, कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन में क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन में जेड इन हो रहा है, तो इन होने की वजह से जो जी स्क्वायर होगा वो हाई में चला जाएगा, डी जी स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी डी, यहाँ पे अब एक ही यहाँ पे नीचे बचेगा, बाकी दो ऊपर चले जाएंगे, डी जेड एक्स और डी जेड वाई ये ऊपर आ जाएगा और डी एक्स वाई ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास ऊपर। दिस इज इन द केस ऑफ कंप्रेशन। तो कंप्रेशन आपसे पूछा नहीं जाता है, बेसिकली आपसे हमेशा ही आपसे इलोंगेशन पूछा जाएगा कि जैसे कॉपर प्लस है, कॉपर 2+, क्योंकि D9 होता है ना, स्कैंडियम टर्नियम वनेडियम आयरन को बाहर निकल, कॉपर D9 है ना, 4s2 3d9, 4s1 3d10 होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर की। ठीक है, तो D9 होता है ये। तो D9 के केस में, इस केस में क्या होगा कि जैसे कि कॉपर का कोई भी कॉम्प्लेक्स है 2+ का, ये हमेशा ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा। ठीक है, ये थे इसके ऑर्बिटल्स डिस्टॉर्शन से पहले। ठीक है, तो एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन कहाँ है, एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन है ईजी में। तो यहाँ पे ईजी में आपको पता है क्या होता है, ईजी क्या है, ईजी ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या है, अलोंग द एक्सिस होते हैं, सॉरी हाँ, ऑन द एक्सिस होते हैं ना। तो ऑन द एक्सिस होने की वजह से ये क्या फील करेंगे, ये इलोंगेशन करेंगे। इलोंगेशन मतलब क्या होगा, z आउट होगा, और z आउट होने से क्या होगा, डी जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली T2G में भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा डी जी स्क्वायर। ठीक है, ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ये भी ऐसे ही स्प्लिट होंगे, तो डी वाई जेड डी एक्स जेड, दो ऑर्बिटल्स नीचे और डी एक्स वाई ऊपर। सो दिस इज बेसिकली इलोंगेशन। ये हम ईपीआर में पढ़ेंगे। ठीक है, ईपीआर में पढ़ेंगे। ईपीआर में अगर 20 केल्विन से नीचे अगर टेम्परेचर हो कॉपर के कॉम्प्लेक्स का, तो आपको ऐसी डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है। ठीक है, अदरवाइज तो ऑक्टाहेड्रल में जो भी 6 के 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड्स है वो सेम ही रहते हैं, बट कम टेम्परेचर हो तो कॉपर का ये भी डिस्टॉर्शन दिख जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ऑलराइट, ये थी आपकी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से बहुत से क्वेश्चन आए हैं, नेट में भी बहुत से आए हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन रह गई है वो भी, और जितने भी क्वेश्चंस अब तक जो चैप्टर मैंने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपने, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेश माइंड से। ठीक है, अभी तक इतना काफी है। तो आप चैनल देखते रहें और बता सकते हैं आप, मैंने आपको नंबर दिया था पहले भी, पिछली सबसे पहली वाली वीडियो में। अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप करके आप फीस पता कर लीजिए कोर्स की कितनी है, अराउंड 3000 या 4500 विद नोट्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो 4500 रुपीज विद नोट्स। ठीक है, इसमें वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे और आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, लाइव क्लासेस भी रहेंगी। ठीक है, तो इतना तो ये फीस तो इतनी रहेगी ही रहेगी। साथ में जिन जिन को मॉक टेस्ट भी देने हैं तो मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक आपका बनता है तो
ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो या फिजिकल केमिस्ट्री का हो, तीनों के ही मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।